नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है ना तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी। कोर्ट रूम में सन्नाटा इतना भारी था कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी किसी गवाही जैसी लग रही थी। जज की कुर्सी के सामने खड़ी औरत की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन चेहरे पर ऐसा ठहराव था जैसे उसने रोना भी छोड़ दिया हो। वकील ने आखिरी बार पूछा, आप साफ बताइए कि आप तलाक चाहती हैं? और तभी वो औरत बताती है, ना तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी। पूरे कोर्ट में जैसे सांसें रुक गई। ये जवाब नहीं था, ये एक ऐसा सवाल था जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। जज ने चश्मा उतारकर उसे देखा। ये कोई आम वैवाहिक विवाद नहीं था। फाइल के अंदर सिर्फ पति पत्नी की कहानी नहीं थी, बल्कि जमीन के नक्शे, रजिस्ट्री का कागज, बुजुर्ग माँ बाप के मेडिकल रिपोर्ट और बेटों के बीच चल रही अदृश्य जंग की पूरी दास्तान छुपी थी। बाहर लोग सोच रहे थे कि ये केस एक और तलाक की फाइल बनकर बंद हो जाएगा, लेकिन अंदर कुछ और ही पक रहा था। उस औरत का नाम सुमन था, और जिस आदमी से वो ना तलाक लेना चाहती थी ना साथ रहना, उसका नाम था महेश। दोनों के बीच लड़ाई पति पत्नी की नहीं थी, लड़ाई थी उस जमीन की जिस पर महेश के माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी घिस दी थी। वही जमीन जिसने तीन भाइयों को दुश्मन बना दिया, और वही गढ़ जहां अब माँ बाप के लिए जगह सबसे कम बची थी। महेश के पिता शिवनाथ अब बोल नहीं पाते थे। माँ कमला की कमर झुक चुकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा झुका था उसका आत्मसम्मान। बेटे आपस में बात नहीं करते थे, लेकिन प्रॉपर्टी की बात आते ही सब एक ही कमरे में जमा हो जाते थे। सुमन सब देख रही थी। उसने देखा था कैसे धीरे धीरे हमारा घर शब्द मेरी हिस्सेदारी में बदल गया। कोर्ट में जज ने पूछा, आप तलाक क्यों नहीं चाहती? सुमन की आवाज पहली बार कांपी। क्योंकि तलाक लेकर मैं अपने बच्चों को ये सिखाना नहीं चाहती कि रिश्ते सिर्फ तब तक होते हैं जब तक जमीन साथ हो। कोर्ट में बैठे लोगों को लगा शायद मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन सुमन का अगला वाक्य बिजली बनकर गिरा, और मैं साथ इसलिए नहीं रहूंगी क्योंकि उस घर में अब इंसानों से ज्यादा कागजों की कीमत है। महेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये केस उसके खिलाफ नहीं, उसकी सोच के खिलाफ जा रहा है। जज ने फाइल बंद की और कहा, फैसला सुनाने से पहले मैं इस परिवार की पूरी सच्चाई जानना चाहता हूँ। यही वो पल था जहां से कहानी सिर्फ कोर्ट की नहीं रही, बल्कि उस घर की हो गई जहां बेटे अपने ही माँ बाप को बोझ समझने लगे थे। उसी रात अस्पताल में कमला ने शिवनाथ का हाथ पकड़कर बस इतना कहा, हमने बच्चों को जमीन दी थी, जमीन नहीं। और शायद यही लाइन इस केस का असली सबूत बनने वाली थी। महेश को उस रात नींद नहीं आई। कोर्ट में सुमन के शब्द उनके कानों में बार बार गूंज रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा बेचैन उससे अगले दिन होने वाली परिवार की मीटिंग कर रही थी। यह मीटिंग घर बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि घर के कागजों में तोड़ने के लिए थी। बड़े भाई सुरेश ने साफ कह दिया था, अब भावनाओं का वक्त गया, फैसला चाहिए। वही सुरेश, जिसने कभी पिता के साथ खेत में एक दिन भी पूरा काम नहीं किया था, आज सबसे ज्यादा हिस्से की मांग कर रहा था। तीनों भाई बैठक में बैठे थे। माँ कमला रसोई में थी, लेकिन हर शब्द सुन रही थी। कोई आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन बातों में जहर घुला हुआ था। मंझले भाई राकेश ने कहा, माँ बाप अब संभालने लायक नहीं रहे। हर महीने दवा, अस्पताल, देखभाल खर्च बढ़ता जा रहा है। यह वाक्य इतना ठंडा था कि दीवारें तक सिहर गई। महेश ने पहली बार महसूस किया कि यह बातचीत किसी समाधान की नहीं, किसी हटाने की तैयारी है। तब सुरेश ने यह बात कही जो शायद पहले से तय थी, एक अच्छा वृद्धाश्रम है शहर के बाहर, साफ सुथरा, डॉक्टर भी रहते हैं, वहां भेज देंगे। जमीन भी बढ़ जाएगी और जिम्मेदारी भी खत्म। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, जैसे किसी ने माँ बाप को जीते जी मार दिया हो। राकेश ने हामी भर दी। महेश चुप रहा। यह चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रसोई में खड़ी कमला ने चुपचाप गैस बंद की, हाथ पोंछे और आंगन में जाकर बैठ गई। उसे रोना नहीं आया, शायद इसलिए कि दिल पहले ही टूट चुका था। शिवनाथ खाट पर लेटे सब सुन रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और वही आंसू उनकी आखिरी भाषा बन चुके थे। इसी बीच सुमन ऊपर के कमरे में थी। वह सिर्फ बहू नहीं थी, वह अब इस घर की सबसे खतरनाक गवाह बनने वाली थी। उसने मोबाइल ऑन किया और सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बातें, फैसले और वो शब्द जो बच्चों ने अपने ही माँ बाप के लिए इस्तेमाल किए थे। सुमन जानती थी कि कोर्ट के कागजों से ज्यादा वजन अब इन आवाजों का होगा। अगले दिन शिवनाथ को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने साफ कहा, मानसिक तनाव उनकी हालत और बिगाड़ रहा है, लेकिन बेटों ने इसे भी एक मौके की तरह लिया।
अस्पताल के बाहर ही वृद्धाश्रम के कागज साइन कराने की बात चलने लगी। कमला ने पहली बार आवाज उठाई, हम बोझ हैं तो बता दो, झूठी दया मत दिखाओ। जवाब में सन्नाटा मिला। महेश भीतर से टूट रहा था, लेकिन बाहर से अब भी फैसले का हिस्सा बना हुआ था। उसे लगा वह बीच में खड़ा है, लेकिन सच यह था कि वह भी उसी भीड़ का हिस्सा बन चुका था। उसी रात सुमन ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर कल तुम्हारे बच्चे यही फैसला तुम्हारे लिए ले तो क्या तुम चुप रहोगे? महेश के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट की अगली तारीख नजदीक आ रही थी। जज ने साफ कहा था कि पूरे परिवार को अगली सुनवाई में मौजूद रहना होगा। सुमन को पता था वही दिन इस साजिश को उजागर करेगा, लेकिन उससे पहले एक और खेल खेला जाना था, घर के बंटवारे का और माँ बाप को घर से बाहर करने का। और उसी रात शिवनाथ की हालत अचानक बिगड़ गई। एम्बुलेंस की आवाज के साथ घर में डर घुस आया। बेटों के चेहरे पर चिंता कम और घबराहट ज्यादा थी। अगर कुछ हो गया तो रजिस्ट्री का क्या होगा? सुमन ने सब देखा, सब समझा और मन ही मन तय कर लिया, अब यह लड़ाई सिर्फ रिश्तों की नहीं, इंसाफ की होगी। वह रात किसी त्योहार की तरह तय की गई थी, लेकिन जश्न का नहीं, बंटवारे का। घर के बीचों बीच वही पुरानी मेज रखी गई, जिस पर कभी बच्चों की कॉपी किताबें खुला करती थी। आज उसी मेज पर जमीन के नक्शे, रजिस्ट्री के फोटोस्टेट और वकील की लिखी पर्चियां बिखरी थी। सुरेश ने बड़े सलीके से कागज जमाए, जैसे कोई बहुत पवित्र काम कर रहा हो। राकेश मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था, शायद वही वृद्धाश्रम का मैनेजर। महेश सब देख रहा था, लेकिन अब भी खुद को इस सब से अलग मानने की गलतफहमी में था। कमला कमरे के कोने में बैठी थी। उसने किसी से कुछ नहीं पूछा, न रोई न टोका। शिवनाथ को खाट से उठाकर बैठक में लाया गया था। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक गहरी थकान थी, जैसे उन्होंने बहुत पहले हार मान ली हो। सुरेश ने कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, बस साइन कर दीजिए, सब आसान हो जाएगा। उस वाक्य में आसान शब्द इतना भारी था कि शिवनाथ की उंगलियां कांपने लगी। उसी पल सुमन कमरे में आई। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसकी आंखें एक एक चेहरे को पढ़ रही थी। उसे दिख रहा था कि यह सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं, जिम्मेदारियों से भागने का लिखित सबूत है। सुरेश ने उसे अनदेखा करते हुए कहा, बहू, यह घर के अंदर का मामला है। सुमन ने पहली बार बिना आवाज ऊंची किए जवाब दिया, घर का मामला है इसलिए चुप हूँ, वरना अदालत में होती। राकेश ने बात पलटते हुए कहा, माँ बाप की उम्र हो गई है, वहाँ देखभाल अच्छी होगी। कमला ने पहली बार आंख उठाकर देखा। देखभाल या दूरी? सवाल छोटा था लेकिन असर गहरा। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया, जो हर गलत फैसले से पहले आता है। शिवनाथ ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। उनके हाथ से कागज फिसलकर जमीन पर गिर गया। सुरेश का सब्र टूट गया। उसने साफ कह दिया, अगर आज साइन नहीं हुए तो कल हम अपने अपने रास्ते अलग कर लेंगे। यह धमकी नहीं थी, ऐलान था। महेश के भीतर कुछ टूटा, लेकिन वह अब भी खड़ा रहा। उसी समय बाहर गाड़ी की आवाज आई। सब चौंक गए। राकेश ने खिड़की से झांक कर कहा, वृद्धाश्रम की गाड़ी है, बस औपचारिकता बाकी है। कमला उठ खड़ी हुई। उसकी चाल में कमजोरी थी, लेकिन आवाज में नहीं। उसने कहा, तो यह तय था, हमें बताने की जरूरत नहीं समझी। किसी के पास जवाब नहीं था। सुमन ने मोबाइल जेब से निकाला, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। उसने बस इतना कहा, आज जो होगा उसका हिसाब कल अदालत में होगा। गाड़ी घर के दरवाजे तक आ गई। ड्राइवर ने भीतर जाकर पूछा, चले? यह सवाल नहीं था, आदेश जैसा था। सुरेश ने सिर हिलाया। उसी पल सुमन आगे बढ़ी और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उसने शांत स्वर में कहा, जब तक ये अपने पैरों से नहीं कहते कि जाना है, तब तक एक कदम भी नहीं। माहौल गर्म हो गया। राकेश ने चिल्लाकर कहा, ड्रामा मत करो। सुमन की आंखें ठंडी थी। ड्रामा तुमने किया है, मैंने तो सबूत इकट्ठा किए हैं। यह सुनते ही महेश का चेहरा बदल गया। उसने पहली बार सुमन की तरफ देखा, जैसे उसे पहली बार पहचान रहा हो। सुमन ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, आज चुप रहे तो कल तुम्हारे लिए भी यही गाड़ी आएगी। वह वाक्य तीर की तरह लगा। महेश के हाथ से चाबियां गिर पड़ी। शिवनाथ की आंखों में आंसू बहने लगे। कमला ने उनका हाथ थामा। बाहर खड़ी गाड़ी की हेडलाइट घर के अंदर तक रोशनी फेंक रही थी, जैसे किसी ने फैसला सुना दिया हो। लेकिन उसी रोशनी में सुमन का चेहरा भी साफ दिख रहा था। डरा हुआ नहीं, तैयार। उसने तय कर लिया था कि अगली सुबह यह कहानी सिर्फ घर की नहीं, अदालत की भी होगी। और यहीं से वह रात एक मोड़ बन गई, क्योंकि कुछ फैसले घर में नहीं, समाज के सामने लिए जाते हैं, और सुमन अब वही करने वाली थी। अदालत का वह दिन किसी सुनवाई से ज्यादा इम्तिहान जैसा था। एक एक करके सब लोग कटघरे के सामने खड़े थे, लेकिन सबसे ज्यादा बोझ उनके चेहरों पर था। शिवनाथ व्हील चेयर पर थे, कमला उनके पास बैठी थी, और तीनों बेटे अलग अलग कुर्सियों पर ऐसे बैठे थे जैसे एक दूसरे को पहचानते ही ना हो।
सुमन सबसे आखिर में आई। उसके हाथ में कोई मोटी फाइल नहीं थी, बस एक छोटा सा फोन था। लेकिन वही फोन पूरे मामले का सबसे भारी सबूत बनने वाला था। जज ने पहले महेश से सवाल किया, आपकी पत्नी ने कहा है कि आप न तलाक चाहते हैं न साथ रहना, इसकी वजह क्या है? महेश कुछ बोलने को हुआ लेकिन शब्द नहीं निकले। उसके चेहरे से साफ था कि वह अब भी अपने भाइयों और अपनी अंतरात्मा के बीच फंसा हुआ है। जज ने फिर सुरेश और राकेश की तरफ देखा। आप दोनों का पक्ष? सुरेश ने बड़ी चालाकी से कहा। हम सिर्फ माता पिता की भलाई चाहते हैं। कमला ने सिर झुका लिया, जैसे यह झूठ सुनकर भी थक चुकी हो। तभी सुमन ने अनुमति मांगी। जज ने इशारा किया। सुमन ने फोन ऑन किया और कहा, मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, सिर्फ आवाजें सुनाऊंगी। अगले ही पल अदालत में वही बातचीत गूंजने लगी। जमीन, खर्च, बोझ, वृद्धाश्रम और जिम्मेदारी खत्म जैसे शब्द, हर शब्द एक हथौड़े की तरह गिर रहा था। सुरेश का चेहरा उतर गया। राकेश ने नजरें झुका ली और महेश की आंखों में पहली बार शर्म साफ दिखी। जज ने रिकॉर्डिंग बंद करवाई और सीधे पूछा, क्या यह आपकी आवाज है? किसी ने इनकार नहीं किया। सन्नाटा इतना गहरा था कि बाहर से आती ट्रैफिक की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। जज ने कमला की तरफ देखा, क्या आप सच में जाना चाहती थी? कमला ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हम जाना नहीं चाहते थे, हमें भेजा जा रहा था। यह वाक्य अदालत की सबसे बड़ी गवाही बन गया। फिर सुमन बोली, मैं तलाक नहीं चाहती क्योंकि यह सिर्फ पति पत्नी का मामला नहीं है, और मैं साथ इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि ऐसे घर में रहना अपराध में शामिल होना है। यह सुनकर जज ने पहली बार गंभीरता से नोट्स लिखे। उन्होंने कहा, यह मामला अब सिर्फ वैवाहिक नहीं रहा। शिवनाथ ने कांपते हाथ से इशारा किया। कोर्ट अटेंडेंट ने माइक्रोफोन पास किया। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन हर शब्द भारी। हमने बच्चों को पढ़ाया, जमीन दी, लेकिन इंसानियत सिखाना भूल गए। अदालत में बैठे कई लोग नजरें पोंछने लगे। जज ने फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन जाते जाते एक लाइन कही, कानून सिर्फ कागज नहीं देखता, नीयत भी देखता है। उस दिन कोई फैसला नहीं सुनाया गया, लेकिन सबको पता चल गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। बाहर निकलते समय सुरेश और राकेश एक दूसरे से भी आंख नहीं मिला पा रहे थे। महेश सुमन के पास आया, लेकिन सुमन ने सिर्फ इतना कहा, अब देर मत करना, फैसला तुम्हें भी लेना है। अदालत की सीढ़ियों से उतरते समय कमला ने पहली बार सुमन का हाथ पकड़ा। वह हाथ पकड़ना किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। सुमन जानती थी असली फैसला अभी बाकी है, और वह फैसला सिर्फ इन चार दीवारों के अंदर नहीं, पूरे परिवार की दिशा बदलने वाला है। अदालत में उस दिन सामान्य से ज्यादा भीड़ थी। किसी को नहीं पता था कि फैसला क्या होगा, लेकिन सबको एहसास था कि यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं रहा। जज अपनी कुर्सी पर बैठे, फाइल खोली और बिना इधर उधर देखे सीधे बोलना शुरू किया। आवाज न ऊंची थी न कठोर, लेकिन हर शब्द साफ और स्थिर था। उन्होंने कहा, यह केस तलाक का नहीं, जिम्मेदारी से भागने का है। यह लाइन सुनते ही सुरेश और राकेश के चेहरे सख्त हो गए। जज ने आगे कहा कि जिन बच्चों ने अपने माता पिता को बोझ समझकर घर से हटाने की योजना बनाई, उन्हें कानून केवल वारिस नहीं, जिम्मेदार नागरिक मानता है। उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि पूरी प्रॉपर्टी पर कानूनी रोक लगाई जाए, जब तक यह साबित न हो जाए कि माँ बाप को सम्मानजनक जीवन दिया जा रहा है। यह सुनते ही सुरेश उछल पड़ा, यह हमारी जमीन है। जज ने बिना भाव बदले जवाब दिया, यह आपकी नहीं, उस मेहनत की है जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया। इसके बाद जज ने सबके चौंकाने वाली बात कही, पत्नी द्वारा तलाक न लेने और साथ न रहने का निर्णय कानूनन वैध है, क्योंकि यह किसी को दंड देने के लिए नहीं, अन्याय से दूरी बनाने के लिए लिया गया है। अदालत में फुसफुसाहट फैल गई। सुमन शांत खड़ी थी, जैसे वह पहले से जानती हो कि सच को सहारे की जरूरत नहीं होती। जज ने महेश की तरफ देखा और पूछा, आप क्या चुनते हैं, सुविधा या सही? यह सवाल किसी आदेश से ज्यादा भारी था। महेश की आंखों के सामने बीते साल घूम गए। माँ का झुका हुआ शरीर, पिता की खामोशी और भाइयों की लालच भरी बातें। पहली बार उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने माता पिता को चुनता हूँ। वह वाक्य छोटा था, लेकिन असरदार। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। सुरेश और राकेश को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। अब न प्रॉपर्टी तुरंत मिल सकती थी, न जिम्मेदारी से बचा जा सकता था। जज ने आदेश दिया कि माता पिता की देखभाल की निगरानी होगी और किसी भी तरह का दबाव अपराध माना जाएगा। अदालत की हथौड़ी गिरी,
लेकिन असली चोट उन सोचों पर पड़ी जो बरसों से पनप रही थी। बाहर निकलते समय मीडिया सवाल पूछ रही थी, लेकिन सुमन ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ कमला का हाथ थामा और शिवनाथ की व्हीलचेयर आगे बढ़ाई। महेश पीछे पीछे चल रहा था, सिर झुका हुआ नहीं बल्कि साफ। वह जानता था यह फैसला उसके लिए अंत नहीं, शुरुआत है। घर लौटते समय गाड़ी में कोई बात नहीं हुई, लेकिन खिड़की से आती हवा जैसे कुछ बोझ हल्का कर रही थी। कमला ने धीरे से कहा, आज पहली बार लगा हमारे भी बच्चे हैं। सुमन ने मन ही मन सोचा, अदालत ने कानूनन सुनाया है, अब घर को इंसानियत सीखनी होगी। अदालत के फैसले के बाद घर लौटना किसी जीत की तरह नहीं था, बल्कि एक नई जिम्मेदारी की तरह था। वही घर, वही दीवारें, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सुरेश और राकेश अब बार बार फोन करने लगे थे, कभी नरमी से, कभी धमकी से लिपटे शब्दों के साथ। उन्हें डर था कि कहीं जमीन हमेशा के लिए हाथ से न निकल जाए। महेश पहली बार उन्हें टाल रहा था। हर कॉल के साथ उसका भीतर का डर थोड़ा कम और आत्मसम्मान थोड़ा बढ़ रहा था। कमला और शिवनाथ अब उसी घर में थे, लेकिन पहली बार बिना डर के। सुमन के घर का सारा काम अपने हाथ में ले लिया था। दवाइयों का समय, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट और शिवनाथ के चेहरे पर लौटती हल्की सी चमक, यह सब छोटे बदलाव थे, लेकिन अर्थ बड़े थे। सुमन जानती थी कि यह शांति अस्थायी है, असली लड़ाई अभी बाकी है। घर के अंदर और बाहर दोनों जगह। एक शाम सुरेश और राकेश अचानक आ पहुंचे। उनके चेहरे पर रिश्तों की गर्मी नहीं, सौदे की ठंडक थी। सुरेश ने सीधा कहा, अब जब कोर्ट ने रोक लगा दी है तो कम से कम रहने का खर्च तो बांट लो। महेश ने पहली बार आवाज ऊंची किए बिना जवाब दिया, खर्च नहीं, जिम्मेदारी बांटी जाती है। यह सुनते ही राकेश हंस पड़ा, तू बहुत बदल गया है। महेश ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, देर से सही। तभी सुमन सामने आई। उसने कोई बहस नहीं की, बस एक सवाल पूछा, अगर आज माँ बाप की जरूरत खत्म हो जाए तो क्या जमीन की भी खत्म हो जाएगी? दोनों भाई चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि अब बहू सिर्फ घर की सदस्य नहीं, उनके लिए आईना बन चुकी है। उस रात शिवनाथ ने पहली बार बोलने की कोशिश की। शब्द टूट रहे थे, लेकिन भावना साफ थी। उन्होंने महेश का हाथ पकड़कर इशारा किया। महेश झुका और शिवनाथ के बहुत धीरे से कहा, घर बचा लेना, जमीन नहीं। वह वाक्य महेश के लिए आदेश नहीं, विरासत बन गया। कमला ने सुमन की तरफ देखा, आंखों में कृतज्ञता थी, बिना शब्दों के धन्यवाद। सुरेश और राकेश अगले कुछ दिनों तक आते जाते रहे, लेकिन अब उनकी बातों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। अदालत की निगरानी और समाज की नजर ने उन्हें कमजोर कर दिया था। महेश को समझ आ गया था कि असली चुनौती भाइयों से नहीं, उस सोच से है जो पीढ़ियों तक चलती आई है, कि माँ बाप का मूल्य जमीन से कम होता है। सुमन ने अपना अंतिम निर्णय उसी सोच के खिलाफ लिया। उसने महेश से कहा, मैं तलाक नहीं लूंगी, लेकिन तब तक साथ भी नहीं रहूंगी जब तक यह घर सिर्फ कागजों से नहीं, इंसानों से नहीं चले। महेश ने पहली बार बिना बहस के सिर हिलाया। उसे समझ आ गया था कि सुमन की दूरी सजा नहीं, सुधार का मौका है। घर के आंगन में नीम का पेड़ अब भी खड़ा था। उसकी छाया में शिवनाथ की व्हीलचेयर रखी जाती थी। वह पेड़ गवाह था, टूटते रिश्तों का भी और जोड़ने की कोशिश का भी। महेश जानता था आखिर अध्याय अब भी लिखा जाना बाकी है, और वही अध्याय तय करेगा कि यह कहानी सिर्फ अदालत तक सीमित रहेगी या एक मिसाल बनेगी। अदालत में उस दिन कोई बहस नहीं थी, न वकीलों की लंबी दलीलें, न सवाल जवाब की तलखी। जज ने फाइल खोली, लेकिन नजर कागजों पर कम और लोगों के चेहरों पर ज्यादा थी। उन्होंने कहा, कानून तभी तक असरदार होता है जब तक इंसान उसे सिर्फ डर से नहीं, समझ से माने। यह वाक्य किसी आदेश से ज्यादा एक सीख था। जज ने अंतिम आदेश सुनाया कि पूरी संपत्ति शिवनाथ और कमला के जीवन काल तक उनके नियंत्रण में रहेगी। किसी भी बेटे को उस पर दावा तभी मिलेगा जब यह साबित होगा कि उन्होंने माता पिता की सेवा सिर्फ मजबूरी में नहीं, जिम्मेदारी समझकर की है। यह फैसला किसी को सजा देने के लिए नहीं था, बल्कि सोच बदलने के लिए था। अदालत में बैठे कई लोग समझ गए थे कि आज जो हुआ वह सिर्फ इस परिवार के लिए नहीं, हर उस घर के लिए है जहां रिश्तों को कागज से तोला जाता है। सुरेश और राकेश के चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, खालीपन था। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जिस जमीन को सब कुछ समझा, वही जमीन उन्हें सबसे ज्यादा दूर ले गई, अपने ही माँ बाप से। वे बिना कुछ कहे अदालत से बाहर निकल गए। शायद उनके भीतर पहली बार सवाल उठा था, हम गलत थे या हालात? घर लौटने पर माहौल बदला हुआ था।
कोई जीत का शोर नहीं, कोई हार की चर्चा नहीं। कमला ने चाय बनाई, शिवनाथ खामोशी से बैठे रहे। महेश ने सुमन की तरफ देखा। सुमन ने वही कहा जो उसने शुरू में कहा था, मैं तलाक नहीं चाहती थी क्योंकि यह भागना होता, और साथ इसलिए नहीं रुकी थी क्योंकि गलत को चुपचाप स्वीकार करना भी गुनाह होता है। महेश ने सिर झुकाया। इस बार यह शर्म नहीं, समझ का झुकाव था। कुछ महीनों बाद शिवनाथ की तबीयत संभलने लगी। कमला की आंखों में डर की जगह भरोसा लौट आया। सुरेश और राकेश कभी कभी मिलने आने लगे। जमीन की बात नहीं करते थे, बस चुपचाप पैर छू लेते थे। यह बदलाव अचानक नहीं था, लेकिन सच्चा था। सुमन दूर ही रही, लेकिन हर खबर रखती रही। उसे पता था कि सुधार दिखाव से नहीं, समय से साबित होता है। एक दिन सुमन घर लौटी। कोई घोषणा नहीं, कोई शर्त नहीं। उसने बस कहा, अब इस घर में रहने का मतलब है इंसान पहले, संपत्ति बाद में। महेश ने बिना सवाल किए हामी भर दी। कमला ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिवनाथ की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वे दुख के नहीं, संतोष के थे। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि ऐसी कहानियां किसी एक घर तक सीमित नहीं रहती। यह उस सोच पर सवाल है जहाँ माँ बाप बोझ और जमीन विरासत बन जाती है। असली विरासत जमीन नहीं, संस्कार होते हैं, और जिस घर में संस्कार जिंदा रहते हैं वहां अदालतों को भी इंसानियत के आगे झुकना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।